किसी किसी को धूल मिट्टी, प्रदूषण, जानवर के बाल और ऐसी ही कुछ चीज़ों से एलर्जी क्यों हो जाती है, ये जानेंगे सेहत के पहले सेगमेंट में। इन एलर्जीज का इलाज क्या है, ये भी पता करेंगे। देश के पूर्व चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने हाल ही में बताया कि उनकी बेटियों को नेमालाइन मायोपैथी है। सेहत की दूसरे सेगमेंट में जानेंगे इस कंडीशन के बारे में। बिना दवा शरीर में बैड कोलेस्ट्रॉल घटाती हैं खाने की ये 3 चीजें। सेहत के आखिरी सेगमेंट में जानिए क्या है ये। Brought to you by Sensodyne K and New India Assurance. SLS और पैराबेन गॉन, तो का करंट ऑन। What then? इसके पोटेशियम आयंस करें ट्यूब का करंट गॉन, लाइव का करंट ऑन। नहीं, मैं मूंगफली नहीं खाती, मुझे इससे एलर्जी है। धूल मिट्टी उड़ रही है, मैं बाहर नहीं जाऊंगा, मुझे एलर्जी है। हमारे आसपास कोई ना कोई ऐसा ज़रूर होता है जिसे किसी ना किसी चीज़ से एलर्जी होती है, जैसे जानवर के बाल, परागकण यानी पोलन, दूध, फफूंदी वगैरह वगैरह। अगर उनके आसपास ये चीज़ें हों तो सांस लेने में दिक्कत होने लगती हैं, छींकें आने लगती हैं, नाक बहने लगती है, आँखों से पानी निकलने लगता है, स्किन में खुजली होने लगती है, चकत्ते पड़ जाते हैं। एलर्जी से लोगों का बुरा हाल हो जाता है। पर आखिर ये एलर्जी होती क्यों है? क्योंकि एक इंसान को इनके संपर्क में आने से कुछ भी नहीं होता तो दूसरे की तबीयत बिगड़ जाती है। यही जानेंगे आज सेहत के इस एपिसोड में। डॉक्टर से समझेंगे कि हमें किसी चीज़ से एलर्जी क्यों होती है, कैसे पता चलेगा हमें किस चीज़ से एलर्जी है, इस मौसम में होने वाली आम एलर्जीज कौन सी हैं और किसी एलर्जी से बचाव और उसका इलाज कैसे किया जाए, सुनिए। किसी भी चीज़ से एलर्जी होने का सिंपल कारण ये होता है कि सबका शरीर अलग तरीके से बिहेव करता है। जैसे हमारा शरीर, ज़्यादातर लोगों का शरीर नॉर्मल होता है, तो धूल मिट्टी पोल्यूशन जैसे ही वो आके टच करती है तो बिकॉज वो चीज़ नॉर्मल है तो बॉडी का जो इम्यूनिटी सिस्टम है, जो प्रतिरोधी क्षमता है, उसको नॉर्मल तरीके से बिहेव करती है। लेकिन जिन पेशेंट्स की बॉडी सेंसिटिव होती है, मतलब धूल मिट्टी पोल्यूशन किसी भी कण से अगर वो सेंसिटिव है, तो जैसे ही वो कण बॉडी के अंदर एंटर करता है, चाहे वो नाक से करे या गले से करे, तो बॉडी को लगता है कोई गलत चीज़ बॉडी के अंदर एंटर कर रही है। तो बॉडी जो है ना, उसको छींके मार के, नाक से पानी बना के या गले में खराश करके एक तरीके से उस चीज़ को बाहर निकालने की कोशिश करती है। तो ये चीज़ अगर कभी कभार हो तो एक नॉर्मल सी चीज़ है, लेकिन अगर ये लगातार दिक्कत आती है तो उस केस में इसका ट्रीटमेंट जो है वो हमें करवाना चाहिए। एलर्जी पता करने के कुछ सिंपल टेस्ट होते हैं, कोई ज़्यादा महंगे टेस्ट भी नहीं होते हैं। बेसिक टेस्ट करके हम काफ़ी चीज़ें जो है वो बता सकते हैं किस चीज़ से आपको एलर्जी है, और फ्यूचर में कुछ उसकी थेरेपीज लेके या उनको अवॉइड करके अगर पॉसिबल है तो हम उसको अवॉइड कर सकते हैं। इस वाले मौसम में सबसे ज़्यादा कॉमन एलर्जी धूल या मिट्टी के कारण है। दूसरा कुछ हद तक पॉलन से, और जो पोल्यूशन के पार्टिकल्स हैं ये उससे भी एलर्जी हो सकती है। एलर्जी के बचाव के कुछ तरीके होते हैं, जैसे जब भी घर में कोई धूल मिट्टी का काम करें तो अपना एक सिंपल 3 प्लाई मास्क यूज़ कर लें, और झाड़ू की जगह वैक्यूम क्लीनर यूज़ करें। पर्दों से रेगुलर सफाई करके उनसे डस्ट हटाते रहें, और जितना भी पुराना सामान है जिसको हम यूज़ में कम करते हैं, या तो उसको हम घर से बाहर कर दें, और अगर नहीं है तो उनको अच्छे से ढक के स्टोर करके ढक के उनको रखा जाए। एलर्जी का जो इलाज है वो ज़्यादातर पेशेंट्स में सिंपल ही होता है। अगर एलर्जी की दिक्कत ज़्यादा नहीं है तो कुछ टैबलेट्स के द्वारा या कुछ नेज़ल स्प्रेज के द्वारा एलर्जी को काफ़ी हद तक ठीक किया जा सकता है। जिन पेशेंट्स को दिक्कत एलर्जी की ज़्यादा होती है उनको कुछ टाइम के लिए थोड़ी स्ट्रॉन्ग मेडिसिन, साथ में नाक के स्प्रे या कुछ तरीके की वॉशेस देके हम काफ़ी हद तक ठीक कर सकते हैं। और जिन पेशेंट्स को इस चीज़ से भी आराम नहीं आता है तो उन पेशेंट्स के लिए एक स्पेसिफिक इलाज होता है जिसको हम इम्यूनोथेरेपी बोलते हैं। उसमें हमें टेस्ट करते हैं और किस चीज़ से एलर्जी है इसको हम पकड़ कर लेते हैं, और जिस चीज़ से एलर्जी निकलती है तो उसकी कुछ स्पेसिफिक वैक्सीन हम लैब में भेजते हैं, और लैब से वो वैक्सीन बन के पेशेंट्स के लिए आती है। तो कुछ पेशेंट्स को वो हफ्ते के हफ्ते वैक्सीन दी जाती है, तो 1 से 1.5 साल के अंदर उनकी एलर्जी ज़्यादातर पेशेंट्स की काफ़ी हद तक बिना किसी दवाई के भी कम की जा सकती है। Life can throw yonkers too. Don't get bowled over. Get insured with Rasta Apatti Kavach policy. Visit our website to know more. एलर्जी की जांच में ये पता लगाया जाता है कि आपको किन चीज़ों से एलर्जी है, जैसे
मोल्ड यानी फफूंदी से, पालतू जानवरों के बाल से, मधुमक्खी के डंक से या फिर मूंगफली वगैरह से। इसके लिए स्किन प्रिक टेस्ट, ब्लड टेस्ट और ओरल फूड चैलेंज किए जाते हैं। ओरल फूड चैलेंज में किसी चीज़ को थोड़ा सा खिलाकर देखा जाता है जिनसे एलर्जी होने का शक होता है, जैसे मूंगफली, दूध या अंडा वगैरह। इनसे पता चल जाता है कि व्यक्ति को किस चीज़ से एलर्जी है। ये एक्सपर्ट्स की निगरानी में ही होता है। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ, तन की बात। देश के पूर्व चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ पिछले कुछ दिनों से विवादों में हैं। वजह, तय वक्त से ज्यादा समय तक सरकारी घर में रहना। पिछले साल 10 नवंबर को वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस पद से रिटायर हुए थे। इसके बाद उन्हें 31 मई 2025 तक सरकारी घर में रहने की परमिशन मिली थी, लेकिन अभी तक उन्होंने घर खाली नहीं किया है। बार एंड बेंच से बातचीत में पूर्व सीजेआई ने बताया कि उन्होंने अपना पूरा सामान पैक कर लिया है, बस कुछ रोज़मर्रा की ज़रूरत वाला फर्नीचर बचा है। इस काम में शायद 10 दिन और लगेंगे या ज़्यादा से ज़्यादा 2 हफ्ते। उन्होंने समय पर घर खाली ना कर पाने का कारण अपनी बेटियों को भी बताया। दरअसल पूर्व सीजेआई चंद्रचूड़ और उनकी पत्नी कल्पना दास ने 2 बच्चियों को गोद लिया है। इनके नाम है प्रियंका और माही। इन्हें नेमालाइन मायोपैथी नाम की मेडिकल कंडीशन है। इसकी वजह से वो व्हीलचेयर पर निर्भर हैं। पूर्व सीजेआई ने कहा कि वो दिल्ली में लगातार ऐसा घर ढूंढ रहे हैं जहां व्हीलचेयर का आसानी से इस्तेमाल किया जा सके। डीवाई चंद्रचूड़ कई मौकों पर अपनी बेटियों की मेडिकल कंडीशन नेमालाइन मायोपैथी का जिक्र कर चुके हैं। क्या है नेमालाइन मायोपैथी? इसके बारे में हमने जाना मेरिंगो एशिया इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो एंड स्पाइन गुरुग्राम के चेयरमैन डॉक्टर प्रवीण गुप्ता से। डॉक्टर प्रवीण बताते हैं कि नेमालाइन मायोपैथी एक रेयर कंडीशन है। ये जेनेटिक म्यूटेशन यानी जीन्स में बदलाव की वजह से होती है। इस कंडीशन में शरीर की वो मांसपेशियां कमज़ोर हो जाती हैं जो चलने फिरने में मदद करती हैं। इन मांसपेशियों को स्केलेटल मसल्स कहा जाता है। जिन्हें नेमालाइन मायोपैथी होती है उनके पूरे शरीर की मांसपेशियां कमज़ोर हो सकती हैं, लेकिन आमतौर पर सबसे ज़्यादा असर चेहरे, गर्दन, धड़, ऊपरी बाहों और पैरों की मांसपेशियों पर पड़ता है। समय के साथ ये मांसपेशियां और ज़्यादा कमज़ोर होती जाती हैं। नेमालाइन मायोपैथी 6 तरह की होती है। नेमालाइन मायोपैथी में मांसपेशियों के अंदर धागे नुमा ढांचे जमा हो जाते हैं। इन्हें नेमालाइन बॉडीज कहा जाता है। ये माइक्रोस्कोप से देखने पर ही नजर आते हैं। नेमालाइन मायोपैथी के लक्षण जन्म के समय या फिर बचपन में दिखाई देते हैं, जैसे मांसपेशियां कमज़ोर और पतली हो जाना, चबाने, निगलने और सांस लेने में परेशानी होना, चेहरा लंबा और पतला हो सकता है, रीढ़ में टेढ़ापन आ सकता है। इसके अलावा हाथ पैर में कंपकपी, धीरे धीरे बैठना, चलने में दिक्कत आना और जल्दी थकान हो सकती है। कुछ मामलों में छाती धसी हुई भी नजर आती है। मुंह खोलने में भी बहुत दिक्कत होती है। डॉक्टर इन लक्षणों को देखकर नेमालाइन मायोपैथी होने का अंदाज़ा लगाते हैं, फिर बायोप्सी करते हैं। इससे ये कंडीशन कंफर्म हो जाती है। नेमालाइन मायोपैथी से पीड़ित इंसान चल फिर सकता है, लेकिन कंडीशन के गंभीर होने पर व्हीलचेयर की ज़रूरत पड़ती है। अगर इलाज की बात करें तो नेमालाइन मायोपैथी का कोई परमानेंट इलाज नहीं है, बस इसके लक्षणों को कम करने की कोशिश की जाती है। इसके लिए फिजियोथेरेपी, स्पीच थेरेपी, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज, ब्रीदिंग सपोर्ट और खाने पीने का ध्यान दिया जाता है ताकि ज़िंदगी बेहतर बनाई जा सके। कुछ मामलों में बीमारी स्थिर रहती है तो कई बार धीरे धीरे बढ़ती जाती है। समझे। अब बारी सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक यानी झक्कासी हेल्थ टिप। अरे ज़्यादा तेल मसाले वाली चीज़ें नहीं खाते, इनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है। हम अक्सर अपने आसपास ऐसी बातें सुनते रहते हैं। हाई कोलेस्ट्रॉल आपके दिल का दुश्मन है, लेकिन हर कोलेस्ट्रॉल बुरा नहीं होता। आपके शरीर में गुड कोलेस्ट्रॉल भी होता है। इसे कहते हैं HDL यानी हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। ये दिल की बीमारियों और स्ट्रोक का रिस्क को कम करता है। वहीं शरीर में जो बुरा कोलेस्ट्रॉल है, बैड कोलेस्ट्रॉल, जिससे दिल की बीमारियों का खतरा बढ़ता है, उसे कहते हैं LDL यानी कि लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। अगर ये बढ़ जाए तो दिल की धमनियों में जमा हो सकता है। इससे वहाँ खून का बहाव नहीं हो पाता। नतीजा हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक। इसलिए ज़रूरी है कि शरीर में बैड कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ने ना पाए, और बढ़ा हुआ है तो उसे कंट्रोल में लाना ज़रूरी है। शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बिना दवा नेचुरली घटाने में खाने की ये 3 चीज़ें आपकी मदद कर सकती हैं। इनके बारे में हमें बताया PSRI हॉस्पिटल नई दिल्ली में सीनियर डाइटिशियन अंजलि सक्सेना ने। डाइटिशियन अंजलि बताती हैं कि आप ओट्स खा सकते हैं। ये सॉल्युबल फाइबर का बहुत अच्छा सोर्स है। ये फाइबर कोलेस्ट्रॉल को खून में अब्जॉर्ब होने से रोकता है और उसे स्टूल के साथ बाहर निकाल देता है। इससे शरीर में टोटल कोलेस्ट्रॉल का लेवल घटता है।
ओट्स खाने से ना केवल दिल की सेहत सुधरती है बल्कि ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल में रहता है। आप हर दिन 1 से आधी कटोरी ओट्स ले सकते हैं। बैड कोलेस्ट्रॉल घटाने के लिए आप अखरोट भी खा सकते हैं। इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड पाए जाते हैं जो कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने में मदद करते हैं। ये बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करके गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ाते हैं। साथ ही अखरोट खाने से शरीर में खून का बहाव बेहतर होता है और दिल की सेहत भी सुधरती है। आप रोज 3 से 4 अखरोट खा सकते हैं। डाइट में ऑलिव ऑयल शामिल करना भी फायदेमंद है। ये मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड से भरपूर होता है जो कोलेस्ट्रॉल का लेवल कंट्रोल में रखता है। ये बैड कोलेस्ट्रॉल को घटाता है और गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। आमतौर पर रोज 1 से 2 चम्मच ऑलिव ऑयल लेना ठीक माना जाता है। इसे सलाद या हल्की भुनी हुई सब्जियों में इस्तेमाल किया जा सकता है। आज सेहत पर इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। शुक्रिया।